नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो हमारा मॉडल पेपर होने वाला है वो गणित के संभावित प्रश्नों पर आधारित है और गणित के शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न भी शामिल हैं उसमें। तो मित्रों, पूरा वीडियो देखिए। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है जो आपका संख्या 2 पर पावर ए, जो 2 पर पावर ए है इंटू 3 पर पावर बी इंटू 5 पर पावर सी का मान क्या होगा यदि a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1। सबका मान दिया हुआ है a b c का, तो बस इन लोगों का मान इनके जगह पे हम रख दें। तो 2 पर पावर a की जगह कितना 3 इंटू 3 पर पावर b की जगह कितना 2 इंटू 5 पर पावर c की जगह 1। तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुणते 2 गुणते 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणते 3। 5 पर पावर 1 का मतलब होता है सिर्फ 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 में 3 का गुणा 9 और 5 का गुणा, तो 8 का गुणा 5 में हो जाएगा 40 और 40 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उसका एचसीएफ 10। देखिए एच की वैल्यू कितना दिया है 10, और यदि एक संख्या 30, ए बराबर दिया हुआ है 30, दूसरी संख्या क्या होगी बी की वैल्यू आपको निकालना है। एल की वैल्यू भी दी हुई है कितना 120। आपके पास सूत्र है ए इंटू बी बराबर एच इंटू एल, अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ मतलब मस इंटू एलसीएम मतलब प्लस। बस मान रख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी थी 30 इंटू बी की वैल्यू निकालनी है आपको। एच की वैल्यू है 10 और एल की वैल्यू है कितनी 120। तो बी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 10 इंटू 120 अपान 30। 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, तो बी बराबर 40। कौन सा उत्तर आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 की घात -1/3। यहां देखिए 125 पर जो घात है कितना है पावर 1/3। इसका करिए सरलतम रूप। यहां जो माइनस है माइनस हट जाएगा कब? जब हम इसे कर देंगे 1/125 और पूरे पे पावर 1/3। अब यहां जो 1/3 था वो भी हट गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग करें 1 पर पावर 1/3 इंटू 125 पर पावर 1/3। अब इसको हल करें तो 1 पर पावर 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 125 को हम लोग 5 पर पावर 3 इंटू 1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या उत्तर बचेगा 1/5। और आपका कौन सा उत्तर सही है? बी ऑप्शन सही है 1/5। बहुत सरल सवाल होते हैं, ऐसे ही सीटेट परीक्षा में आते हैं। बस इनका आपको ट्रिक समझना होता है किस ढंग से हम करें। ये घातांक का रूल था। 125 पर पावर यहाँ माइनस था तो इस माइनस को हमने प्लस में लाने के लिए 1/125 पर पावर 1/3 किया। अब यहाँ हम अलग अलग कर रहे हैं तो 1 पर पावर 1/3 और 125 पर पावर 1/3 दोनों को अलग अलग किया। 1 पर पावर 1/3 का मतलब 1 ही होगा, और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 इंटू 1/3। और जब इसको करेंगे तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 का मतलब कितना होगा सिर्फ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका
एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई की जो वैल्यू है कितना है 3:4। आपको जो निकालना है 5x + 2y बटे 5x - 2y का वैल्यू निकालना है। यहां से देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो x बटे वाई की जगह क्या हो सकता है, x बटे वाई की वैल्यू जो 3/4 है, यही मान रखना होगा इस वाले समीकरण में। चलिए रखते हैं। तो 5, अब देखिए y आपका नीचे है तो हम क्या करेंगे, पहले y से भाग देंगे। 5x बटे वाई प्लस 2y बटे वाई, यही होगा। फिर ऐसे ही नीचे करेंगे 5x बटे वाई प्लस -2y बटे वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने भाग किया तो गुणा क्यों नहीं किया। गुणा भी किया हुआ है, इसमें गुणा भी किया हुआ है, लेकिन ये जो गुणा है ये इन दोनों का बटे में कट जाएगा, इसलिए हमने दिखाया नहीं। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, y से y कट जाएगा, इधर y से y कट गया, तो 5x बटे वाई की वैल्यू कितनी है, 5 × 3/4 प्लस 2, यही है, बटे 5x बटे वाई की वैल्यू 3/4 × 3/4 -2। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 5×3 = 15/4, 5×3 = 15/4 प्लस 2 -2। अब हम इसको मिटा दें। अब इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब यहां पर देखिए 15/4 प्लस 2 15/4 -2। इसी को हल करना है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का लिया एलसीएम, तो आपका हो जाएगा 15 + 2 = 8/4 और यहाँ 15 - 8/4। देखिए 4 और 4 कट जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 23, और 15 में से 8 को निकाल देंगे तो कितना होगा 7। तो कौन सा उत्तर सही होगा, 23/7, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। ये तो आपका था बेसिक। मैं इसी सवाल को बताऊंगा ट्रिक से। ट्रिक से बहुत ही सरल बता दूंगा, बस आप देखते रहिए। यहाँ x अनुपात y का अनुपात कितना दिया है, 3:4, और यहाँ 5x 2y की वैल्यू रेशियो में पूछ रहा है। बस 5x + 2y अपान 5x - 2y। हम क्या करेंगे, अपने ट्रिक का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे। जहां x है, x की जगह 3, y की जगह 4 डायरेक्ट रखेंगे। तो 5 × 3 प्लस 2 × 4 अब बटे 5 × 3 - 2 × 4, ये आपका होगा 15 + 4 दूनी 8, 5×3 = 15 -8, 15 8 कितना हो जाएगा 23, और 15 में से 8 घटा दिया कितना होगा 7। कितना छोटा, एक लाइन का सवाल है, और इसको अभी हम बेसिक में कितना लगाए हैं। तो ये होता है ट्रिक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक और ट्रिक दोनों आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है x² - 7x + 12 के गुणनखंड क्या होंगे। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है कि जो बाह्य पद हैं उनका गुणनखंड इस प्रकार से करें कि उसका उत्तर जो योग है या घटाना, मतलब किसी भी ढंग से 7 के बराबर आना चाहिए। तो 12 और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इस 12 और 1 का जो गुणा करेंगे तो 12 × 1 बराबर कितना होगा 12। अब इसको क्या करें, 4 × 3 भी तो कह सकते हैं। तो 4 × 3 बराबर 4×3 = 12, 4×3 = 7, बस यही रखेंगे। s
एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। देखिए 4 पद बन गया। अब हम करेंगे कॉमन। x का जो स्क्वायर है माइनस 4x में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 4। यहां देखिए माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 4 और x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों पद में कॉमन है तो x माइनस 4 को निकाल लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर x और यहाँ 3। क्या होगा x माइनस 4 x माइनस 3, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना छोटा सवाल लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सवाल सरल है, ट्रिक सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या और ऊंचाई को दोगुना करने पर उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। साथियों जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हमने कितना मान लिया r, और ऊंचाई को कितना माना है, ऊंचाई को माना हुआ है h। अब क्या कह रहा है, जब त्रिज्या r और ऊंचाई h, तब जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होगा, b बराबर होगा पाई r स्क्वायर h। ये होता है बेलन का आयतन। अब जब त्रिज्या और ऊंचाई को 2 गुना करने पर उसके आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। अभी जब त्रिज्या r थी, बेलन h था, तब आयतन आपका v बराबर कितना हो गया, पाई r स्क्वायर h। जब त्रिज्या हम 2r कर देंगे और ऊंचाई कितनी कर देंगे 2h, तब क्या होगा आपका आयतन, तब आयतन क्या होगा v बराबर पाई अब 2r स्क्वायर इंटू 2h। समझ में आया। अब यहाँ क्या करें, इसको हल कर लें तो b बराबर पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू r स्क्वायर और 2h। अंक को एक तरफ करें तो v बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई r स्क्वायर h यहाँ भी है और पाई r स्क्वायर h स्टार्ट में भी है, तो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h मतलब बेलन का जो शुरुआत आयतन था उसका कितना गुना हुआ, 8 गुना। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, ए त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3। हमने मान लिया ए बी सी का जो अनुपात है 2:3:5। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, वो होता है आपका 180 डिग्री। सबसे बड़ा अनुपात किसका है, 5 का है। बस वही करेंगे, सबसे बड़े कोण को निकालना है तो सबसे बड़ा सी कोण है, सी बराबर हो जाएगा 5 बटे, इन तीनों को जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 इंटू 180, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 बटे 5 3 8 2 10 इंटू 180, 0 कट जाएगा, 18 पंचे, सी की वैल्यू 90 डिग्री। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। अनुपात दिया हुआ है, हमने बस कोणों का योग पता था, वही सूत्र फॉलो करके लगा दिया। सबसे बड़ा कोण सी का है, इसलिए सी बराबर 5 बटे 2 3 5 इंटू 180 करके 5 बटे 5 3 8 2 10 हो गया, 0 से 0 कट हुआ, 18 में 5 का गुणा किया, कितना आया 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक घनाभ की जो लंबाई है L की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई H की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL, कितना हो जाएगा 2LB + BH + HL।
बस इसी में क्या करेंगे, मान रखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होगा, 2l की वैल्यू कितनी है 10 इंटू बी की वैल्यू 8 प्लस 8 बी की वैल्यू 8 एच की वैल्यू 6 प्लस एच की वैल्यू 6 इंटू एल की वैल्यू 10। हल कर लीजिए। 2 10 इंटू 8 कितना होगा 80 प्लस 8 इंटू 6 48 प्लस 6 इंटू 10 60। हल करिए। 2 इंटू 80 60 140 और 48 कितना हो जाएगा 188। हल करिए। 2 में 8 का गुणा करेंगे 2 अट्ठे 16 18 दूना 36 1 37। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया, बस सब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाया, पूरा हल कर लिया। नेक्स्ट है आपका, एक गोले का आयतन, जो आयतन है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। जो गोले का आयतन होता है पता है आपको, गोले के आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर दिया है 36 पाई गोले का आयतन, बस 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई, क्योंकि आयतन बराबर कितना है 36 पाई और आयतन कितना होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि ये सूत्र ही है। यहां देखिए पाई से पाई कट गया, 4 से एक बार 4 9 36, 3 का गुणा करेंगे तो आर क्यूब बराबर बनेगा 9 त्रिक 27 और ये 27 है 3 का क्यूब। अब देखिए घात घात बराबर है तो आधार आधार क्या होगा बराबर होगा, तो जो आर की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। कौन सा सवाल उत्तर सही है आपका, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, पूरक कोणों के एक युग्म के कोण दूसरे से दुगना है। जो पूरक कोण है, पूरक कोणों के एक कोण, साथियों जो पूरक कोण होता है, अगर आपका एक कोण x है तो पूरक कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस x। एक चीज जान लीजिए कि दो पूरक कोण, मतलब एक पूरक कोण कह दिया, इन दोनों का योग हमेशा कितना हो जाएगा 90 के बराबर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो योग होगा 90 के बराबर होगा। एक कोण दूसरे का दुगना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला कोण है दूसरे कोण, एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है, तो x प्लस 2x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 90 के। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। हमने कहा कि पूरक एक दूसरे क्या होते हैं, दो गुना ही तो होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। जब x की वैल्यू 30 आ गई तो 30 का दोगुना कितना हो जाएगा, चूंकि पूरक कोण है तो हो जाएगा आपका 60। तो एक कोण होगा 30 डिग्री और दूसरा कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका px। px एक आपका है बहुपद, क्या है बहुपद, और px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। साथ ही जब ऐसे सवाल आ जाए बहुपद से रिलेटेड, तो अगर x माइनस 1 से विभाजित कर रहे हैं तो हम इसको मान के चलते हैं कि जब x माइनस 1 से विभाजित करेंगे तो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा,
0 के बराबर। x माइनस 1 को, चूंकि ये बहुपद है, अब बहुपद को हल करते समय हम यही समझेंगे कि x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो जो x की वैल्यू है x बराबर 1, ये x बराबर 1 वैल्यू इसी बहुपद में हम लोग रख दे, तो p x बराबर कितना हो जाएगा, अब x का क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। इसको हल करिए, 1 3 प्लस 4 माइनस 5, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, -3। और यही आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर होगा। अब देखिए यहां दो सूत्र लगा सकते हैं, ये बीज गणित सर्वसम्यता है, तो चाहे तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ध्यान दीजिए इनके बीच में माइनस है, तो जब माइनस का चिन्ह है तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस है वहां प्लस होगा। तो ये देखिए ये यहां पर माइनस हो जाएगा चूंकि प्लस है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा। ये देखिए 2ab यहाँ भी है, और ये अब पहले यहाँ माइनस था, लेकिन ये माइनस जब अंदर गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये होगा 2 और 2 4ab। तो यहां से उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी। ये तो हमारा पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरा ट्रिक हमारा ये है कि a प्लस बी को हम a मान लें और a माइनस बी को हम b मान लें, तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा, और ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a की जगह हमने कितना कितना माना है, a प्लस बी, वही रखेंगे, a प्लस बी प्लस b की जगह a माइनस बी, और यहाँ a की जगह कितना, a प्लस बी, और माइनस b की जगह a माइनस बी, यही है। अब देखिए b से b कट गया तो a और a कितना बचेगा, 2a, और यहां देखिए a प्लस बी, और इस माइनस का गुणा जब a के साथ करेंगे तो माइनस a, और इस माइनस का गुणा जब इस माइनस के साथ करेंगे तो प्लस b। तो आपका माइनस a से माइनस से कट जाएगा, बचेगा क्या, b प्लस बी 2b, तो 2a प्लस 2b, और आपका कितना होगा 2 इंटू 2 4ab। तो चाहे आप इस ढंग से हल करिए, चाहे जो पहले ढंग बताया उसको हल करिए, दोनों से आपका उत्तर क्या होगा, 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 17 में x का मान क्या है। अब आप जान रहे हैं कि रैखिक समीकरण है, अब x की वैल्यू बतानी है। कितना सरल है, एक लाइन का सवाल है। इसको क्या करिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए, तो यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 17 माइनस 5। तो 2x की जो वैल्यू हो जाएगी, 17 से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 12। 2 से 2 12 कटेगा, 6 बार जाएगा, x की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 6। ये बहुत सरल सवाल था, लेकिन कभी कभी परीक्षा में सरल भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को सिर्फ समझना होता है, अगर आपने समझ लिया तो कितनी भी कठिन सवाल हो उत्तर आपके जबान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुपद। बहुपद
5x पर पावर 4 माइनस 2x पर पावर 2 प्लस 8 की घात क्या है। अब यहां घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात। जो घात का मतलब है, घात तो यहाँ 4 भी है और घात यहाँ 2 भी है, लेकिन घात का मतलब क्या होता है, उस बहुपद की सबसे बड़ी घात जो कहाँ हो, अंक अचर राशि पर न हो, चर राशि पर हो, चर राशि पर हो, उस घात को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। और इस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात कितना है, x पर पावर 4, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4। कौन सा उत्तर आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, बस इसका मान होता है x प्लस 1/x² माइनस 2, बस लगा दीजिए। x प्लस 1/x का वैल्यू आपको मिला है 5, तो बस यहाँ मान रखिए 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 बराबर 23। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना सरल कर दिया, ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र को आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यहां पर माध्यिका की बात कह रहा है, आंकड़ा दिया हुआ है 5, 8, 12, 15, 10। चूंकि ये पूरा आरोही क्रम में लगा हुआ है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, माध्य बताना है। माध्य कितना हो जाएगा, माध्य बराबर होता है क्या है, सभी पदों का योग, यहां लिखें माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पद या पदों की संख्या, पदों की संख्या। सभी पदों का योग मतलब 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5। अब आप 5 8 13 13 और 12 जोड़ेंगे 25 और 15 10 25 25 25 होगा 50 बटे 5। जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 2 4 6 8 10 और 12 की मध्यिका। अब देखिए यहां जब मध्यिका की बात करें तो मध्यिका आपकी दो कंडीशन में निकलती है, एक तो सम में और दूसरा विषम में। मतलब जब पदों की संख्या n की जो वैल्यू है क्या हो, सम या फिर विषम। अगर n बराबर सम है तो मध्यिका बराबर क्या होगा, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब विषम होने पर n प्लस 1/2वें पद का मान। तो इस ढंग से सवाल का सूत्र होता है। अब यहां देखें हम लोग, यहां देखिए संख्या क्या है, n की वैल्यू है 6, क्या है सम। जब सम है तो हम सम मध्यिका का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा n/2वें पद का मान प्लस n/2वें प्लस 1वें पद का मान बटे 2। तो m की वैल्यू हो जाएगी 6/2 वें पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1 वह पद लिख दे रहे हैं बस अपान 2। इसको काटेंगे तो आएगा कितना, तीसरा पद अब लिखेंगे और इसको करेंगे तो 3 और 1 4 वह पद बटे 2। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका 6 है, चौथा पद 8 है। तो m की जो वैल्यू होगी यहां छोटा सा बता दे रहे हैं, m बराबर होगा तीसरा पद 6 और चौथा पद 8/2 मतलब 14/2 बराबर 7।
कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत छोटा सा रहता है लेकिन आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पाई चार्ट में यदि कुल खर्च 36,000 है तो 90 डिग्री का केंद्रीय कोण कितने खर्च को दर्शाता है? साथियों, जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट में कुल कोण होता है आपका, कुल कोण होता है 360 डिग्री। यहां है कितना? 90 डिग्री का केंद्रीय कोण। 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का कोण आपको 90/360 डिग्री खर्च दिखा रहा है। मतलब इसको जब आप काटेंगे तो 1/4 भाग खर्च दिखा रहा है। 1/4 भाग खर्च टोटल कितना है आपका? 36,000। उसका 1/4 भाग खर्च हम लोग निकाल लें, क्योंकि टोटल खर्च आपका है, टोटल खर्च 36,000 का है, इसलिए 1/4 भाग खर्च किसके बराबर होगा? 1/4 इंटू 36,000 के। इसको काटेंगे, 9 बार जाएगा, 4 9 36, कितना उत्तर आ जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल खर्च कितने के बराबर हुआ? 90 डिग्री का केंद्रीय कोण कितने खर्च के बराबर है? 9,000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है वर्ग अंतराल 20 और 30। जो आपका 20 और 30 है, इसके बीच का जो वर्ग चिन्ह है वो क्या होगा? वर्ग अंतराल का मतलब होता है ऊपरी सीमा और निचली सीमा। देखिए आपका ऊपरी सीमा है और ये नीचे वाली सीमा है, इन दोनों को जोड़कर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये होता है वर्ग अंतराल का सूत्र, बराबर वर्ग अंतराल। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ऊपरी सीमा कितना है? 20 और निचली सीमा है 25/2 बराबर कितना हो जाएगा? 45/2। ओ सॉरी 30 है, यहां पर 25 नहीं होगा, कितना है? 30। 20 प्लस 30/2 बराबर 50/2, और इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर आपका 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी श्रेणी का बहुलक, बहुलक 12, अब यहां देखिए बहुलक दिया हुआ है, बहुलक बराबर 12, माध्य बराबर 15, अनुभव जन्य सूत्र का उपयोग करते हुए माध्यिका, मध्यिका आपको बतानी है, मध्यिका के बारे में बतानी है। और इसके लिए जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस सूत्र का प्रयोग करिए, बहुलक की जगह 12, मध्यिका आपको निकालनी है तो 3m माइनस माध्य की जगह कितना रखेंगे? 2 गुणते माध्य बराबर 15 है तो 15, 15 दूना 30, तो 12 प्लस 3m बराबर प्लस माइनस 30, इस 30 को इधर लाएंगे तो 3m की वैल्यू किसके बराबर होगी? 30 10 40 2 42 के। तो यहां से जब 3m बराबर 42, तो m की वैल्यू किसके बराबर होगी? 14 के। कौन सा आपका उत्तर सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 14। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। साथियों, बहुत ही सरल शिक्षण के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, बहुत ही सरल ढंग से भी हल करेंगे। यहाँ देखिए गणित की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है कि जो गणित की प्रकृति होती है कैसी होती है? वैज्ञानिक और तर्कशील होती है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ नेगेटिव वर्ड केवल है, इसलिए इसको ए ऑप्शन गलत काट दिया। गणितीय ज्ञान जो आपका तार्किक और क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो गणितीय ज्ञान है वो तार्किक होता है, वैज्ञानिक ढंग से भी होता है और क्रमबद्ध भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण कब प्रयोग होता है? जब आप निदानात्मक शिक्षण कर लेते हैं, निदानात्मक शिक्षण के बाद इसका प्रयोग करेंगे उपचारात्मक शिक्षण का। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण होता है समस्याओं को पहचानना, समस्याओं को पहचानना। और जब आपने समस्या पहचान लिया तो उसके बाद उस समस्या का क्या करेंगे? उपचार, मतलब उपचारात्मक शिक्षण। अब चलिए अपने ऑप्शन को देखते हैं। मेधावी छात्रों को पढ़ाना बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां, अब देखिए यहाँ कमियों को दूर करना, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गणित शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का मतलब केवल यहाँ केवल से काट देंगे छात्रों की प्रगति का निरंतर फीडबैक, और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का मतलब होता है छात्र की क्या प्रगति है, छात्र किस ढंग से सीख रहे हैं, उसका लगातार फीडबैक मिलता रहे। नेक्स्ट, गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने कहा है? हॉगबेन महोदय ने कहा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है गणितीय भाषा का मुख्य गुण क्या है? मित्रों, जो गणितीय भाषा है वो पूर्ण रूप से क्या है? आपका तार्किक है, तार्किक है। गणितीय भाषा में उत्तर गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए शुद्धता है और संक्षिप्तता भी है। आपका कौन सा उत्तर सही होगा? अस्पष्टता ये कह रहा है गलत, बी आपका सही है, क्योंकि इसमें शुद्धता दिया है और संक्षिप्तता दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है क्या है? यहाँ देखिए गणना कौशल विकसित करना। गणित कौशल, जो गणित शिक्षण है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य कौशल का विकसित करना नहीं है। एनसीएफ के अनुसार वो है बालक का जो विचार है उस विचार को तार्किक करना, अमूर्त रूप प्रदान करना, गणितीयकरण करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, बिल्कुल बी सही है। यहाँ सूत्र रटना और ज्यामिति पढ़ाना ही केवल उद्देश्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है मानी जाती है? ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है आपकी आगमन निगमन विधि। क्यों? क्योंकि जो आगमन निगमन विधि है ना, आगमन विधि में पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर आप नियम बताएंगे। ज्यामिति में आपको उदाहरण मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट, कहीं पर आपको पहले नियम फिर उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आपका ज्यामिति के लिए सबसे अच्छा क्या है? आगमन और निगमन विधि। कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी उदाहरण भी बताने पड़ते हैं, फिर नियमों का भी प्रयोग किया जाता है। कहीं पर नियमों को पहले बताना पड़ता है, फिर उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक और अच्छा भी है। गणित के डर और चिंता को दूर करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को कठिन, अब यहाँ देखिए कठिन आपका निगेटिव है, गलत। यहाँ दंड निगेटिव है, इसलिए गलत। सकारात्मक शिक्षण का वातावरण बनाना, और एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छे शिक्षक के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि बच्चे के लिए पॉजिटिव टीचिंग का इन्वायरमेंट बनाना, और ये बहुत ही जरूरी है। आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं के पैटर्न को पहचानने में कौन सी सोच शामिल होती है? अभाज्य संख्या किस पर होते हैं? अभाज्य संख्या जो है आगमनात्मक पे होते हैं, इंडक्टिव पे होते हैं। इसमें पहले उदाहरण और उसके बाद नियम लागू होते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सामुदायिक गणित का क्या अर्थ है? सामुदायिक गणित का मतलब होता है कि समाज में जो गणित उपयोग की जा रही है वो समाज की गणित को हम लोग सामुदायिक गणित भी कहते हैं। यहाँ केवल है इसलिए गलत। दैनिक जीवन और समाज की गणित का उपयोग, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। यहाँ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना ये भी गलत है,
यहाँ कवियों के बारे में जानना भी गलत है। आपका बी ऑप्शन सही है। तो मित्रों, आज हम लोग गणित के 30 प्रश्नों का अभ्यास किए। ये समझिए, ये पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और कुछ हम लोग संभावित प्रश्न भी जोड़े हैं इसमें। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय को बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।